जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जीके जीएस की बेहतरीन क्लास के लिए फिर से आपके लिए हाजिर हैं। तो आज आपके इसमें हम 20 से 21 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% छपने वाले क्वेश्चनों में से हैं। मैं आपको बता दूँ, इसमें हम आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन और स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के क्वेश्चनों के मिलाकर पीडीएफ तैयार किया है और उसके बाद हमने क्वेश्चनों पर लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, राइट आंसर बोलेंगे। क्या भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो सरल होंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ नहीं भी आते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा। सर सिलिकॉन हो जाएगी, कैल्शियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। क्या होगा राइट आंसर पहले का। तो आपको याद रखना है, इसका विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस पर, भूप्रपटी में। आपको यह बात याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा बताइए, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। 1940 में, 1945 में, 1942 में, 1946 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन, इसे ही महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ठीक है, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा था। तो आप क्या बताएंगे, सर उत्तर दिनांकित जो चेक था वो इसे ही कहा था। तो आपको याद रखना, क्रिप्स मिशन जो आया था ये 1942 में आया था। ठीक है, अच्छा 1946 में एक आया था जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कैबिनेट मिशन प्लान। क्या क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कई बार आपके आया है। ये भी कब आया था सर, 1946 में आया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। बोलेंगे कौन सा जो भाग है वो लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं सर, पहले में हमारे संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, दूसरे में हमारी नागरिकता का प्रावधान है। किसमें है, नागरिकता का प्रावधान है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तीसरे में हमारे मूल अधिकार हैं। क्या है सर, तीसरे में हमारे ये भाग हैं, संविधान के भाग हैं जिसमें 22 भाग हैं। ठीक है, ठीक है, मूल अधिकार हैं हमारे इसमें। फंडामेंटल राइट हैं जो कहाँ से हैं, अनुच्छेद 12 से ये 35 तक लिए गए हैं। ठीक है, नागरिकता कहाँ से है सर, 5 से 11 अनुच्छेद तक है। सीधा आपके एग्जाम में ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और ये आपका कौन सा, ये डीपीएसपी है। क्या है ये, डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनकी संख्या कहाँ से, 36 से 51 तक इनकी संख्या है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मौलिक अधिकारों। ठीक है, अच्छा अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन है, कई बार आया, तो आपको क्या रखना है, न्यायालय। कौन सा न्यायालय सर, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या हाई कोर्ट, कोई भी हो सकता है। इसके अनुसार सर अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है सर, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, वही संरक्षणकर्ता के रूप में आपके लिए आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या इंटरफेरेंस की प्रतिक्रिया में संश्लित होती है। किसमें संश्लित होती है, साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। साइंस भी आपके एग्जाम में आती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में साइंस के तो पूछता एग्जामिनर है। ठीक है, क्या बैक्टीरिया, वायरस, कवक या माइकोप्लाज्मा। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इंटरफेरेंस की प्रतिक्रिया में संश्लेषित होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वायरस। क्या होगा, वायरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 सीधा छपने वाला फिर से है। जरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। 6 है, 9 है सर, 8 है या 7 है। बिल्कुल सिंपल सा लट्टू क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। कह रहा अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन सी थी। सर सुनीता विलियम्स थी, कल्पना चावला थी, दर्शन रंगनाथ थी या अवनी चतुर्वेदी। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला है। तो आपको क्या बताना है सर, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली अगर पहली कह रहा भारतीय मूल की महिला पूछे जाएगा तो क्या बताएंगे सर, सुनीता विलियम्स थी। कौन सी सर, सुनीता विलियम्स थी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, क्या कह रहा है वो भारतीय मूल की पूछ रहा है, तो आपको ये बात याद रखनी है। विकल्प उत्तर इसका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, छठे का बिल्कुल ए है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, कह रहा सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के क्षेत्र को
विभाजित किया जाता है? बताइए। जो सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है इसमें पृथ्वी की छाया को कितने भागों में, कितने क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है? सर 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ मैं आपके लिए हाजिर होता हूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनको डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को एक अच्छी उड़ान दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आपको बता दें राइट आंसर क्या होगा? 3 भागों में। कितने सर? 3 भागों में विभक्त किया गया है, आपको याद रखना 3 भागों में। ठीक है, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 सीधा छपने वाला कह रहा है गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? ये सर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपने गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अगर सुना होगा तो आपने सर सुना होगा कि पहले जो हमारी पृथ्वी थी इस प्रकार थी, जिसे वैज्ञानिक ने पेंजिया कहा। क्या कहा उन्होंने? पेंजिया कहा। और पेंजिया के चारों ओर क्या था सर? पानी भरा हुआ था, जिसे उन्होंने क्या कहा? पेंथालासा कहा। क्या कहा था सर? इसे क्या कहा था? पेंथालासा कहा था। पेंथालासा कहा था। ये बात आपको याद है? क्या कहा था सर? पेंथालासा कहा था। फिर उन्होंने बताया कि पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया। जो ऊपर चला गया उसे अंगारा लैंड कहा। क्या कहा सर? अंगारा लैंड कहा। और नीचे जो आ गया, नीचे क्षेपित हो गया, उसे सर क्या कहा? गोंडवाना लैंड कहा। क्या कहा सर? गोंडवाना लैंड कहा। गोंडवाना लैंड कहा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये क्यों हुए, क्यों अलग हुए? तो इसके पीछे उन्होंने 3 कारण दिए। 3 कारण दिए। कौन कौन से थे? 3 बल दिए। एक आपका उत्प्लावक बल बताया, घर्षण बल बताया, और एक घर्षण बल, उत्प्लावक और गुरुत्वीय बल। 3 बलों की चर्चा इन्होंने की कि 3 बलों के कारण क्या हुआ सर? एक दूसरे के टूट गए, और इस प्रकार जो यहाँ पर जो जल भर गया, जो पेंथालासा पड़ोस में था, इसका जल भर गया, और इसको इन्होंने क्या कहा? टेथिस सागर कहा था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बूझ लिएगा कि बताइए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच बने जलमग्न भाग को कौन से नाम से जाना जाता? तो आप क्या बताएंगे सर? उसे टेथिस सागर कहा जाता है। फिलहाल इस बारे पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारत किसका भाग है, तो आपको हमेशा याद रखना भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ दिया कि गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ये जो मध्य प्रदेश वाले में पूछा तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, किसमें? दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक का 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा बिना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी? बताइए, बिना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड रॉयल डच शेल द्वारा, भारत पेट्रोलियम और ओमान रॉयल कंपनी के द्वारा, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। तो मैं कोई भी क्वेश्चन लेता हूं उस पर देखता हूं कि हाँ ये आपके एग्जाम में सर आ सकता है, तो मैं उसको क्वेश्चन को लेकर आता हूं। तो आप हमारे साथ डेली जुड़े, इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। ये बात आपको याद नहीं, किसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा ये शुरू की गई थी, बिना ऑयल रिफाइनरी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, तो पूरे के पूरे आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद बताइए आपका स्कोर कितना रहा। भारतीय सेना का स्कूल ऑफ आर्टिलरी में स्थित है। बताइए, जो भारतीय सेना का स्कूल ऑफ आर्टिलरी है ये कहाँ पर स्थित है सर? कहाँ पर? खड़गवासाल में, देहरादून में, देवलाली में, या रुड़की में? तो कितने क्वेश्चन सर? 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 से 21 क्वेश्चन। कितने? 21 क्वेश्चन है। 21 में से आपका स्कोर कितना रहता है हमें ज़रूर बताएं। और मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में सर आते ही आते हैं। ठीक है, छपने वाले क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? भारतीय सेना का स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे देवलाली में। कहाँ पर? से देवलाली में। उत्तर इसका क्या होगा? तीसरा, इसका मतलब सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा, बताइए भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया? ऐसा है कि पुराणों में बताया गया है कि जो भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया? तो पुराणों में भगवान शनि जो है इनकी बहन किसको बताया गया सर? ताप्ती को बताया गया। किसको? ताप्ती को बताया गया, आपको याद रखना। तो क्या होगा? उत्तर बी होगा। अच्छा, ताप्ती और नर्मदा ये 2 ऐसी नदियां हैं, ताप्ती है और एक क्या है? नर्मदा ये क्या है? ये सर कहाँ जाती हैं? ये इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर है सतपुड़ा वगैरह बिंद से होकर हुए
ये अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और क्या करती हैं सर, एसेंचुरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वारदन मुख, हिंदी में क्या कहते हैं सर, ज्वारदन मुख कहा जाता है, हिंदी में ज्वारदन मुख कहा जाता है, एसेंचुरी। ना कि ये इधर जाती तो ये डेल्टा, इधर वाली जो नदियां हैं वो क्या बनती हैं सर, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्या सर, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा, ताप्ती होगा, ये बैतूल जिले से निकलती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सीधा छपने वाला। कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राही मिशन था? चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन, फिले मिशन। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर छपने वाले क्वेश्चनों का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा। पहला अंतर्ग्राही मिशन कौन सा था? तो क्या बताएंगे सर, मंगलयान मिशन। कौन सा था? मंगलयान मिशन जो था ये पहला अंतर्ग्राही मिशन था। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प उत्तर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 छपने वाले क्वेश्चनों का अगला क्वेश्चन ये रहा, जरा उस राज्य का नाम बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मुझे ये भी क्वेश्चन, कई क्वेश्चन मुझे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगी, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सर क्या होगा? कौशल होगा, चंपा, अवंती या मगध। देखिए मैं आपको बता दूं सर, जो मगध वाला क्षेत्र था, अगर आप बूझ लिए, अगर कोई जैसे आप भाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अगर आपसे बूझ ले कि बताइए अच्छा कितने सर 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं, कितने 16 महाजनपद पढ़े हैं, उन 16 में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हुआ कौन हुआ? मगध हुआ। तो अगर आपसे बाई चांस आदमी बूझ सकता है कि बताइए मगध ही इतना क्यों पावरफुल हुआ, ऐसा क्वेश्चन बूझ सकता है। देखिए मैं आपको बताऊँ सर, जो मगध वाला क्षेत्र था उसे आप यूपी के आसपास वाले, बिहार के आसपास वाले, यूपी के आसपास वाले क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो वन थे, वन इंपॉर्टेंट हो जाते। इस क्षेत्र में वनों की मतलब उपलब्धता ज़्यादा थी, तो वन से इन्हें सबसे पहले क्या मिलती थी? लकड़ी प्राप्त होती थी, लकड़ी प्राप्त होती थी जिससे युद्ध की सामग्री बना सकते थे। वनों से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते थे? हाथी प्राप्त होते थे, हाथी। अच्छा हाथी प्राप्त होते, और सबसे पहले अगर हाथियों की सेना किसी ने तैयार की थी तो किसने सर? इसी मौर्य वंश के, मतलब सॉरी मौर्य ने, मगध वंश ने ही तैयार की थी। किसने? मगध वंश के शासकों ने ही तैयार की थी, ये बात आपको याद रखना। तो क्या मिलता है सर? हाथी भी मिल जाया करते थे वन से, लकड़ी मिलती थी। अच्छा कोई महत्वपूर्ण जैसे जड़ी बूटियाँ, उस वक्त जड़ी बूटियों से दवाइयाँ होती थी, तो उस वक्त महत्वपूर्ण क्या औषधियाँ भी मिला करती थी। क्या सर? औषधियाँ भी इन्हें मिला करती, तो और ये महंगे दामों पर उन औषधियों को बेचा करते थे। तो इनके लिए मगध इसीलिए उत्कर्ष, मतलब एक यहाँ से सभी राज्यों से इस पर यहाँ आ गया। तो क्या कारण था? यही ये वन के कारण ही इनके मेन कारण थे, क्योंकि इनके आसपास की जो क्षेत्र था वो वन के ही कारण विशेषता आई। तो आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए भाई साहब कि जो उसका नाम बताया जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, तो क्या बताएंगे सर? मगध था। अच्छा मगध की राजधानी क्या थी अगर पूछ ली जाए, तो मगध की राजधानी आपको पाटलिपुत्र नहीं बतानी है सर, राजगृह। मगध की क्या थी राजधानी? राजगृह थी, ये बात आपको याद रखनी थी, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ये बात भी आपको याद रखनी। कौशल की राजधानी क्या थी? कई बार आपके एग्जाम में आया है, और ये कौशल की राजधानी जो है ये श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सबसे ज़्यादा जो इन्होंने गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती थी, क्या थी सर? श्रावस्ती थी, ये भी बात आपको याद है, श्रावस्ती थी, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा चंपा की राजधानी क्या थी? क्या कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है? कमेंट बॉक्स में चंपा और अवंती की आप लोग राजधानी बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तेरा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने क्या बनाया था? कितने राज्य और कितने यूटी बनाए थे? ये आपसे कितने स्टेट और कितने यूटी बनाए गए थे बताएं राज्य पुनर्गठन। बात करें सर राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। अच्छा कई बार आपके एग्जाम में आया था सर ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो आप क्या बताएंगे सर? ये सातवां। कौन सा सर? सातवां संविधान संशोधन था। कौन सा? सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान संशोधन था, ठीक है। अच्छा पहला राज्य, तो मुझे बताने की जरूरत, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, एपी था। अच्छा अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि दूसरा राज्य कौन सा, तो क्या बताएंगे सर? पंजाब जो था ये दूसरा राज्य था, ये भी बात आपको याद नहीं। पंजाब क्या था सर? 1956 मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो दूसरा राज्य था भाषाई आधार पर, वो क्या था? पंजाब था। अच्छा अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा कि जो राज्य पुनर्गठन 1956 वाला ये बना, इसमें कितने स्टेट और कितने यूटी शामिल हुए, तो क्या बताएंगे सर? आपको याद रखना सर 14 स्टेट और कितने 6 यूटी शामिल हुए थे। 14 स्टेट और 6 यूटी शामिल हुए थे, याद रखेंगे। उत्तर इसका बी बिल्कुल आंसर, करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल डंके की चोट पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर? कह रहा विश्व में 25% वन भूमि घेरने वाला सबसे बड़ा क्या है बताइए। कह रहा है 25% वन भूमि को घेरने वाला सबसे बड़ा वन क्या है सर? साइबेरिया का टैगा वन, यूरोप में समशीतोष्ण वन, मानसून वन, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए हालांकि जो वन हम अब चर्चा करने वाले हैं साइबेरिया का टैगा वन, ये अगर आप देखेंगे तो सर इनमें उपयोगिता बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इनकी लकड़ी भी बेकार है,
उस इंपॉर्टेंस है नहीं साइबेरिया के मैदान के टैगा वनों की अगर देखें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टैगा वन बर्फ में के पहाड़ों में पाए जाते हैं, इनमें उतनी उपलब्धता लकड़ी की हो नहीं पाती है। लेकिन आपको ये बात याद नहीं कि इनका क्षेत्रफल जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। क्या सर? क्षेत्रफल जो होगा वो इनका सबसे ज़्यादा दवा का क्षेत्रफल इनके पास होता है। तो विकल्प उत्तर क्या होगा सर? ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 25% वनभूमि पर साइबेरिया के टेगा वन जंगल स्थित है। ठीक है। अच्छा, अगर साइबेरिया का मैदान अगर बूझ लिया जाए तो क्या आप बताएंगे साइबेरिया का मैदान कहाँ? रूस में स्थित है। ठीक है, रूस में स्थित। अच्छा, एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइबेरिया का मैदान के लिए साइबेरिया के मैदान में प्रसिद्ध झील कौन सी है? साइबेरिया के मैदान में प्रसिद्ध झील कौन सी है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो आपको यार साइबेरिया का जो मैदान है, इसमें साइबेरिया, ये रूस वाला साइबेरिया के मैदान की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या सर? बैकाल झील है। क्या सर है? बैकाल झील है। बैकाल झील ये कैसी है सर? बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। कैसी सर है? विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, गहरी झील याद रखेंगे। कैसी सर? विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पूरे वीडियो में 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे कि हाँ सर ये छपने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया? मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। हाँ, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं और 100% लोग इन्हें छोड़ कर आते हैं। बताइए अगर गलत कह रहा हूँ तो टोक देना भाई साहब, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने इस वीडियो के बारे में 2 शब्द लिख के जाएं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगे, तो इसलिए मैंने इन पर थंबनेल पे भी लगा। देखो, बात करें सर अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी को किस लिए जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कर लगाया था, वैसे आप अक्सर तक देखेंगे सर, चाहे आप मौर्य काल से गुप्त काल तक आएंगे तो आपको कर कितना मिलेगा? कर जो था वो कर था आय का कितना था? आय का 1/6 था। ठीक है, आय का 1/6 था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा शासक था जिसने 50% कितना 50% कर लिया था, तो आप क्या बताएंगे सर? 50% कर किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी, बाजार व्यवस्था को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी थी, और राशन जो प्रणाली अब इस वक्त आपको राशन मिल रहा है, तो इसका जनक कौन है सर? अलाउद्दीन खिलजी ही राशन प्रणाली का जनक था। ठीक है। अच्छा, एक और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद की मतलब पद जो था बाजार व्यवस्था के लिए उसका उपयोग किया था। क्या था? सरे रियासत इसको कहते हैं। ठीक है, रियासत पद था ये। क्या था? सरे रियासत जो पद था ये किसके? बाजार व्यवस्था के लिए था। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तेरा कि सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, तो आपको याद है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था। इतिहासकार कहते हैं अलबरूनी ने कहा था कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो अलबरूनी ने कहा था कि जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। सबसे पढ़ा लिखा अगर इंसान था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन ये किसी पर विश्वास नहीं करता था। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। कई बार आपके एग्जाम में आया कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? सर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसने अपनी राजधानी को भी चेंज किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ये भी बात आपको याद रखनी, कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपको याद रखनी। इसी के शासनकाल में इसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर दक्षिण भारत में 2 शक्तियों का उदय हुआ, जो कई बार आपके एग्जाम में आया है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जब उनका उत्थान हुआ था, उनका निर्माण हुआ, उन शक्तियों का उदय हुआ, तो दिल्ली सल्तनत पर कौन सा शासक गद्दी पर बैठा था? तो क्या बताएंगे आप सर? मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की उदय हुआ था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इनका उदय हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में। ये बात भी आपको याद रखनी है। कई इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन कोई इसमें अयोग्यता का प्रतीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर कर रहा है। फैग्यून 4 एक उन्नत मौसम उपग्रह किस देश द्वारा कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सर रूस ने, चीन ने, जापान ने, मलेशिया। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कौन होगा सर? चीना होगा। क्या होगा? चीन होगा, याद रखेंगे। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 सीधा छपने वाला एक और क्वेश्चन। क्या आप बताइए भारत द्वारा विकसित पहला वाणिज्यिक नागरिक विमान कौन सा था? सर पवन हंस था, तेजस, गजराज या सरस। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना कौन सा था? सरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे जो आंसर आपको पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक तो यार बनता है, और इन क्वेश्चनों के लिए आप एक बार शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलो अगर आपको लग रहा कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है कि द अदर 1% इंडियन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक कौन है?
किसने पुस्तकें लिखी थी? मोहना कृष्णन ने, संजय चक्रवर्ती, जो हैरिस ने, बालाजी विट्टल ने? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला एक और क्वेश्चन। क्या होगा सर राइट आंसर? तो आपको याद है सर, ये संजय चक्रवर्ती की है। किसकी है सर? संजय चक्रवर्ती की है। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा द अदर 1% इंडियन इन अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर बी। कह रहा भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? और 100% ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बताइए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? सर कोलकाता में, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहाँ सर? मद्रास में। याद रखेंगे, मद्रास में यानी कि चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम, याद रखेंगे। चलिए अब ये और एक बेहतरीन क्वेश्चन जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, कनाडा में स्थित बांध, कनाडा बांध कहाँ पर स्थित है? मैंने जब इसको पहले देखा तो मैंने सोचा कनाडा में होगा, लेकिन जब ऑप्शन देखे तो मैंने कहा ये तो भारत के ही ऑप्शन है। तो बताना है किस नदी पर कनाडा बांध स्थित है, बोलेंगे किस नदी पर कनाडा बांध स्थित? सर मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या सोन नदी? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 और आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों 21 में से आपका स्कोर कितना रहता है हमें जरूर या कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस वीडियो के बारे में 2 शब्द लिख के जरूर जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, आपने वीडियो को अंत तक देखा तो प्रश्न कैसे लगे, उनका एक्सप्लेनेशन, अगर कोई मुझसे गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिलहाल वीडियो जितना भी था मुझे लगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मयूराक्षी नदी होगा। कनाडा बांध स्थित है मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखना। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात बूझा जाता, कौन सा जलप्रपात? तो आपको याद है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो है वो कहाँ? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 21 क्वेश्चन थे, 21 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखें, वीडियो कैसा लगा, अंत तक आपने देखा या नहीं देखा, ज़रूर हमें बताएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।